अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। बड़ा इजाफा घटाकर कम किया, हज किराया बहरान पर हुकूमत की वजाहत। यूनियन मिनिस्टर रजीजियो ने कहा, हज किराया इजाफा 400 से घटाकर $100 किया गया। एयरलाइन से मुज़ाकिरात की कही बात। तलबिया की गूंज में आज़मीन हज के पहले काफिले की रवानगी। हज हाउस में रूह परवर मनाजिर। मोहम्मद अजहरुद्दीन और मौलाना खुसरो पाशा ने काफिले को झंडी दिखाई। गौरक्षक कानून अपने हाथों में ना ले। बकर ईद से पहले हैदराबाद पुलिस की सख्त वार्निंग। खुद कार्रवाई करने वालों पर FIR दर्ज। अमन व अमान बरकरार रखने खुसूसी टीमें तैनात। कांग्रेस सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर रही। KTR का इल्जाम, संगारेड्डी जेल में पार्टी लीडर करशांक से की मुलाकात कर CCTV और फोन्स को हैक करने का भी लगाया इल्जाम। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में अफसोसनाक हादसा, 18 साल नौजवान डूबकर जाँ बहक। स्विमिंग पूल में मुबैना गफलत, लाइफ गार्ड न होने पर सवालात, इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम। अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली में हज किराया तनाज़े पर वजाहत पेश करते हुए मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने आज़मीन हज पर माली बोझ कम करने के लिए बर वक्त मदाखलत की, जिसके नतीजे में एयरलाइंस की जानिब से मुजवज़ा $400 इजाफे को घटाकर सिर्फ $100 तक महदूद किया गया, जबकि प्राइवेट ऑपरेटर्स के जरिए सफ़र करने वालों के लिए ये इजाफा $150 रखा गया है। उन्होंने बताया कि इजाफा आलमी हालात खुसूसन अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी के बायस ईंधन और फिजाई अखराजात में इजाफे की वजह से तजवीज़ किया गया था। तहम हुकूमत ने मुज़ाकिरात के जरिए इसे कम करवा दिया है। वज़ीर ने सोशल मीडिया पर सऊदी अरब में पेश आने वाले एक मामूली प्लम्बिंग मसले को बढ़ाकर पेश करते होने पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे इनफरादी वाक़यात को बिला वजह सियासी रंग देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि मसला फौरी तौर पर हल कर लिया गया था। उन्होंने आज़मीन से अपील की है कि शिकायत के लिए सोशल मीडिया के बजाय सरकारी शिकायती निज़ाम से रुजू करें, जबकि हज के दौरान अमवात के हवाले से भी वजाहत देते हुए कहा कि रिपोर्ट शुदा 6 अमवात में से 3 इमिग्रेशन से कब्ल दिल के दौरे के बायस हुई और इसमें किसी किस्म की सरकारी लापरवाही शामिल नहीं है। हुकूमत की अवलिन तरजीह यही है कि हर आज़मीन को बेहतर सहूलियात और महफूज सफ़र फराहम किया जाए। बहुत सा लोगों को अता पता नहीं है, ऐसा सोशल मीडिया में लिख करके और सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है। मैं क्लियर करना चाहता हूं, भारत सरकार ने हर एक हज यात्रा में जाने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से हज पूरा करके आने के लिए इंतज़ाम पूरा किया हुआ है और हम यहाँ से बैठ करके भी पूरा निगरानी रखा हुआ है। एक इशू को लेकर के कुछ लोगों ने पत्र लिखा, कई सांसदों ने भी मुझे पत्र लिखा है कि हज का फेयर को लेकर के $100 क्यों इंक्रीज किया गया है। सबको मालूम है कि ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध के बाद एयरलाइंस वालों ने हमको रिक्वेस्ट किया कि $400 का इजाफा होना चाहिए। $400 पर हज यात्री का एयर फेयर का इंक्रीज का प्रपोजल दिया है। हम नहीं चाहते कि गरीब हाजी पैसे की वजह से हज के लिए नहीं जा पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने, सीनियर ऑफिशियल ने बैठ करके एयरलाइन से पूरा नेगोशिएट करके $400 से $100 तक लेके आया है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू से जो भी हज यात्रा जा रहा है उसके लिए सिर्फ $100 का इजाफा हुआ है और जो प्राइवेट ऑपरेटर है उनके लिए $150 का इजाफा हुआ है। अगर $400 इंक्रीज होता तो गरीब हाजी के लिए कितना तकलीफ होना था।
تلنگانہ سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور حج ہاؤس نامپلی میں حج کیمپ ایک بار پھر لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونجنے لگا ہے۔ حج کیمپ کے آغاز کے ساتھ ہی وہاں روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے ہیں اور لوگ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بادیدہ نم سفر مقدس پر وداع کرنے کے لیے حج ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ تلنگانہ سے عازمین حج کا پہلا قافلہ روانہ ہو گیا ہے، جسے ریاستی وزیر اقلیتی امور جناب محمد اظہر الدین اور صدرنشین حج کمیٹی مولانا سید شاہ افضل بیابانی خسرو پاشا صاحب نے جھنڈے دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر علماء اکرام اور سیاسی قائدین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ صدرنشین وقف بورڈ جناب سید عظمت اللہ حسینی، مولانا ڈاکٹر محمد سیف الدین، مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی، مولانا ڈاکٹر عارف الدین قادری، مولانا وحید الدین، مولانا غلام قادری اور دوسرے بھی موجود تھے۔ قافلے کی روانگی سے قبل علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے عازمین حج کو نصیحتیں کی اور زیارات کے آداب سے واقف کروایا۔ پہلے قافلے میں جملہ 430 عازمین کی روانگی عمل میں آئی۔ اس موقع پر عوام کی بھی کثیر تعداد جمع تھی، جس نے لبیک اللہم لبیک کی گونج میں عازمین کو روانہ کیا اور اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کی۔ ریاستی وزیر جناب محمد اظہر الدین نے اس موقع پر عازمین حج کو تلقین کی کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں گزاریں، سعودی عرب کے جو قوانین ہیں ان کی سختی سے پابندی کریں اور ریاست تلنگانہ اور تلنگانہ عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کریں۔ جناب محمد اظہر الدین نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں تلنگانہ حکومت عازمین حج کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کر رہی ہے اور مستقبل میں بھی بہتر سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اجے صاحب کو تھوڑا لبيك اللهم لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ تلنگانہ سے عازمین حج کی پہلا قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، جس میں 430 عازمین یہاں سے روانہ ہوئے اور اس مبارک قافلے کو وداع کرنے کے لیے ہمارے جامعہ نظامیہ کے شیخ الجامعہ مولانا سیف اللہ صاحب مدد اللہ العالی اور جناب مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، دیگر علماء کرام اور ہمارے مائنورٹیز منسٹر جناب اظہر الدین صاحب، سیکرٹری صاحب اور دیگر اراکین حج کمیٹی بھی یہاں موجود تھے۔ الحمدللہ جو سامان کا مسئلہ تھا وہ بھی نہیں آیا، ایک ہی بس میں ہم سامان کے ساتھ عازمین کے یہاں سے روانہ کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں امید ہے تمام قافلے اسی طریقے سے جائیں گے۔ اللہ سب کو 430 حاجی اس پہلی فلائٹ سے یہاں سے روانہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ٹینٹ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کھانا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بس ہے، خادم الحجاج ہیں، الحمدللہ بہترین انتظامات کیے ہیں اور امید بھی ہے کہ سعودی عرب بھی اچھے انتظامات کرے گی۔ حیدرآباد میں حج 2026 کے آغاز پر انتظامی بد نظمی کی شکایات سامنے آئی ہے، جہاں تلنگانہ حج کمیٹی کی کارکردگی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ حج ہاؤس میں تیسرے فلائٹ کے عازمین کی روانگی کے موقع پر بڑی تعداد میں رشتہ داروں کے جمع ہونے سے شدید بھیڑ دیکھی گئی، جبکہ 4 سے 5 گھنٹے کی فلائٹ تاخیر کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق کئی عازمین خصوصاً اضلاع سے آنے والے افراد غلط معلومات کے باعث وقت سے پہلے پہنچ گئے، حالانکہ ان کی پروازیں 6 مئی کی شام کو تھی، جس سے بد نظمی میں اضافہ ہوا۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس کی جانب سے سخت کارروائی کرتے ہوئے گاڑیوں کو ضبط کرنے پر میڈیا نمائندوں نے بھی ناراضگی ظاہر کی۔ اگرچہ رضاکاروں کو ہجوم کنٹرول کرنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا، لیکن وہ ناکافی ثابت ہوئے۔ میڈیا اور عوامی حلقوں نے حج کمیٹیوں اور پولیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر بہتر انتظامات کیے جائیں، ہجوم اور ٹریفک کو منظم کیا جائے اور عازمین حج کو آسان اور باوقار سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ آئندہ دنوں میں کسی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ عید الاضحیٰ بقر عید کے پیش نظر حیدرآباد میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پولیس نے سخت ہدایت جاری کر دی ہیں، جہاں پولیس کمشنر وی سی سجنار IPS نے گو رکشک تنظیموں کے ساتھ نمائندوں کے ساتھ تلنگانہ انٹیگریٹڈ
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में ना ले। मुश्तबा मवेशियों की नक्ल हमल से मुताल्लिक़ मालूमात पुलिस को दी जाए, लेकिन गाड़ियों का पीछा करना, हमला करना या हथियार लेकर कार्रवाई करना सख्त जुर्म तस्वुर होगा। पुलिस ने खबरदार किया है कि सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज वीडियोस या रील्स शेयर करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, जबकि रजाकारों को चेक पोस्ट पर पुलिस के साथ शामिल होने या मवेशियों की तस्वीर और मालूमात ऑनलाइन शेयर करने से भी रोक दिया जाएगा। ईद उल अजहा जो 27 मई को मनाई जाएगी, इसके पेश नज़र शहर भर में खुसूसी चेक पोस्ट कायम की जा रही हैं और गैर कानूनी मवेशियों की नक्ल हमल पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी किस्म की फिरके वाराना कशीदगी को रोका जा सके। पुलिस ने अवाम से भी अपील की है कि किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर कंट्रोल रूम को दें और शहर के अमन को बरकरार रखने में ताउन करें। हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के दौरान गैर मुतवक्के वाक़या पेश आया, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड का प्ले कार्ड्स बनाते हुए मुजाहरा किया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान ये प्ले कार्ड बनाया गया। ये दरअसल कायदे अपोजिशन राहुल गांधी का नारा है, जो अक्सर अपनी तकारीर में दोहराते हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए तहरीर किया, मोदी जी अब तो बता दीजिए देश का सौदा क्यों किया, ट्रंप के सामने सरेंडर क्यों किया, ये 16 का क्या मामला है, कौम जानना चाहती है। इंडियन यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने एआई चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद अब आईपीएल में ये मुजाहरा किया। कांग्रेस पार्टी लगातार वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव तस्लीम कर लेने का इल्जाम आयद करती रही है। यूथ कांग्रेस कारकुनों के इस मुजाहरे से कुछ देर के लिए स्टेडियम में हलचल मच गई। मरकजी वजीर मिस्टर बंडी संजय कुमार ने करीमनगर में पीएमजे ज्वेलर्स में डकैती की वारदात के दौरान जख्मी होने वाले वर्कर से दवाखाने पहुंचकर मुलाकात की और इनकी इयादत की। बंडी संजय ने जख्मियों के अफराद खानदान से मुलाकात भी की और इनको हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। दवाखाना पहुंचकर उन्होंने जख्मियों से मुलाकात की, इनकी खैरियत दरियाफ्त की और इनके जख्मों का मायना किया। उन्होंने तयक़ुन दिया कि डकैती और फायरिंग के लिए जो कोई भी जिम्मेदार हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा और बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह है कि पुलिस की जानिब से हमलावरों की तस्वीर जारी करते हुए इनकी गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इनका पता बताने वालों के लिए इनाम का भी ऐलान किया गया है और कहा गया है कि पता बताने वालों की शनाख्त को राज में रखा जाएगा। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम आयद किया और सोशल मीडिया पोस्टर्स पर कार्रवाई करने पर हुकूमत को निशाना बनाया। केटी रामाराव ने आज पार्टी रुकने असेंबली सबिता इंदिरा रेड्डी और दूसरे कायदीन के साथ संगारेड्डी जेल का दौरा किया, जहां पार्टी लीडर एम कृष्णांक महरूस हैं। मीडिया से बात करते हुए केटी रामाराव ने कहा कि कृष्णांक एक एडवोकेट हैं और वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलंगाना तहरीक से सरगर्म रहे हैं। वो मुसलसल कांग्रेस हुकूमत के बेकायदगियों और करप्शन को आश्कार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे मुकदमा जिसमें पुलिस स्टेशन में जमानत दी जा सकती है, कृष्णांक को 12 दिन से जेल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि कृष्णांक के खिलाफ जुमला 35 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर पोस्टर्स करने पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से सियासी मकासद के लिए पुलिस मिशनरी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासती हुकूमत पुलिस को मजबूर करके सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवा रही है और लाइन ऑर्डर पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। మా సోదరుడు మన్నె క్రిషాంక్ గారు విద్యార్థి ఉద్యమంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుండి ఒక ధృవతార మాదిరిగా ఆనాడు అప్పుడున్న ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసి మరి పోరాటంలో ముందుండి నడిచి తర్వాత క్రమక్రమంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత పెద్దలు కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో తెలంగాణ స్టేట్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కి చైర్మన్ గా పనిచేసిన ఒక బాధ్యత కలిగిన సోదరుడు. స్వయంగా తాను కూడా ఒక న్యాయవాది.
చదువుకున్న పిల్లోడు, పిహెచ్డి చేసిన పిల్లోడు. మరి అట్లాంటి తమ్ముడు గత 2.5 సంవత్సరాలుగా ఒకటే పని చేస్తా ఉన్నాడు. ఈ ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్న అవినీతిని అడుగడుగునా ప్రశ్నిస్తున్నాడు, బయట పెడుతున్నాడు. ప్రభుత్వం చేస్తున్న అరాచకాల్ని ఎప్పటికప్పుడు వెలుగులోకి తెస్తా ఉన్నాడు, ప్రజల దృష్టికి తెస్తా ఉన్నాడు. ఇవాళ ఆయన మీద కోపంతో ఆయనని ఒక పనికిమాలిన కేసులో, నిజానికైతే ఆయన మీద పెట్టిన కేసు 4 ఏళ్ల కంటే తక్కువ శిక్ష పడే కేసు, స్టేషన్లోనే బెయిల్ ఇచ్చి పంపించాల్సిన కేసు. కానీ జైల్లో పెట్టి ఈరోజు 12వ రోజు జైల్లో పెట్టి హ్యాబిచువల్ అఫెండర్ అని, అంటే ఈ అబ్బాయి వరుసగా చేస్తున్నాడు ఈ పని అని చెప్పి కేసులు పెట్టి దాదాపు 35 కేసులు. అవి కూడా ఏం కేసులు? ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ప్రపంచ సుందరి పోటీలు ఏవైతే ఇక్కడ జరిగినాయో అందులో మిస్ ఇంగ్లాండ్ ని వేధించింది, 2 కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆ అమ్మాయిని సెక్షువల్లీ హరాస్ చేసినారు అని ట్వీట్ చేస్తే ఒక కేసు. రేవంత్ రెడ్డి గారి అల్లుడు, వారి బినామీ కంపెనీలు, వాటికి సంబంధించిన భాగోతాన్ని బయటపెడితే మరొక కేసు. రేవంత్ రెడ్డి గారి బావమరిది సుజన్ రెడ్డికి అమృత్లో కాంట్రాక్ట్లు ఎట్లా ఇస్తారు, కేంద్ర ప్రభుత్వం మీరు కుమ్మక్కయ్యారు అని చెప్పి అది బయటికి తీసుకొస్తే మరొక కేసు. రేవంత్ రెడ్డి గారి ఊళ్ళో కొండారెడ్డిపల్లిలో ఒక మాజీ సర్పంచ్ సాయిరెడ్డి గారిని వీళ్ళ సోదరులు భయపెట్టి భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ఆయన చావుకు కారణమైనారు అని చెప్పి మరి బయట పెడితే దాని మీద ఒక కేసు. ఈ రకంగా 35 కేసులు తమ్ముడు మన్నె క్రిషాంక్ మీద పెట్టి ఇవాళ తనతో పాటు ఒక 10 మంది పిల్లల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి సంగారెడ్డి జైల్లో పెట్టి వారి కుటుంబ సభ్యులకు క్షోభ కలిగించడమే కాకుండా పైశాచికానందం పొందుతున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर रहनुमा के.टी. रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि हुकूमत सियासी फायदे के लिए पुलिस निजाम का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बेंगलुरु से हैकर्स लाकर सीसीटीवी कैमरों और फोन्स को हैक किया जा रहा है, जबकि पुलिस एक प्राइवेट आर्मी की तरह काम कर रहे हैं और सहाफियों को भी हिरासा किया जा रहा है। केटीआर ने सख्त लहजे में खबरदार किया कि ऐसी कार्रवाइयों का हिसाब देना पड़ेगा और हुकूमत को चाहिए कि सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने के बजाय रियासत में अमन अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दें। उन्होंने बीआरएस के सोशल मीडिया कारकुनों को हौसला देते हुए कहा कि खौफजदा ना हो, पार्टी की कानूनी टीम इनके साथ खड़ी है और इंसाफ बिलाखिर इनके हक में ही होगा। जबकि उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो इंतखामी सियासत तर्क करके अवामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करें। ఈరోజు తమ్ముడు క్రిషాంక్ మీద కూడా ఈ పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఎంత ఓవర్ యాక్షన్ అంటే, హైకోర్టు తీర్పిచ్చింది ఒక కేసులో అబ్బాయిని అరెస్ట్ చేయొద్దని, అయినప్పటికీ ఆ హైకోర్టు తీర్పును తుంగలో తొక్కుతూ పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు నిర్మల్ కేసులో. దాని మీద వాళ్ళ కంటెంప్ట్ కూడా పోతా ఉన్నాం హైకోర్టులో. తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వానికి, ఈ రాష్ట్ర పోలీస్ యంత్రాంగానికి నేను చెప్పేది ఒకటే, పోలీస్ యంత్రాంగం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రైవేట్ ఆర్మీ లాగా పనిచేస్తా ఉంది. వాళ్ళు మా ఇండ్ల మీదకి వచ్చి మా సీసీ కెమెరాలు హ్యాక్ చేయడం, మా ఫోన్లు హ్యాక్ చేయడం, బెంగళూరుకి వెళ్లి ప్రత్యేకంగా 12 మంది హ్యాకర్లను తెచ్చి, మనం ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు వివరంగా చెప్పారు అంత విషయం అంతా, హ్యాకర్లను తెచ్చి మా ముఖ్య నాయకుల ఫోన్లని హ్యాక్ చేయడం, అందులో ఏ రకంగా మరి ఏమేమి ఎవరెవరితో సంభాషిస్తున్నారో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడం, జర్నలిస్టులను కూడా ఇబ్బంది పెట్టడం, భయపెట్టడం, జైళ్లలో పెట్టడం, వారి ఫోన్లను కూడా ఇవాళ అబ్జర్వేషన్ లో పెట్టడం. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఈ అరాచక పర్వం ఏదైతే ఉందో దీనికి భయపడే ప్రసక్తే లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను చెప్పేది, రేవంత్ రెడ్డికి, ఇంతకింత చెల్లించుకుంటావు, ఇంతకింత నువ్వే బాధపడే రోజు వస్తుంది. ఈ హ్యాకింగులు, ఈ ట్యాపింగులు, ఈ డ్రామాలు, జైళ్లు ఇవి బంద్ పెట్టి పరిపాలన మీద దృష్టి పెట్టు. రైతులు అల్లాడిపోతున్నారు, వాళ్ళని చూడు. రాష్ట్రంలో అరాచక పర్వం జరుగుతా ఉన్నది, నేరం పెరిగిపోతా ఉంది, దాన్ని చూడు. నువ్వే హోంమంత్రివి. सारी रियासत तेलंगाना में शिद्दत की गर्मी ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। हैदराबाद शहर में भी लोग गर्मी की शिद्दत से परेशान हैं और शदीद धूप के वक्त घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। तमाम शदीद गर्मी से परेशान हैदराबाद की अवाम के लिए कुछ हद तक राहत की खबर है। महकमे मौसमियात ने पेशकियासी की है कि शहर में 5 ta 7 मई के दौरान शदीद बारिश हो सकती है और तेज हवाओं चलने की और मौसम में तब्दीली आने की और अवाम को शदीद गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। महकमे मौसमियात ने कहा कि 5 मई से 7 मई के दरमियान शहर में मौसम में तब्दीली आएगी। गर्मी और धूप की शिद्दत का सिलसिला थम जाएगा और गरज चमक और तेज हवाओं चलने लगेगी। दर्जे हरारत में कमी आएगी और 1 या 2 मौके पर शदीद बारिश भी हो सकती है। इस गैर मौसमी बारिश की वजह से आवाम को गर्मी की शिद्दत से छुटकारा मिल सकता है और कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।
हैदराबाद में दीनी खिदमत अंजाम देने वाले आइमा इकराम और मौज़नीन की हौसला अफजाई के लिए एक मुनफरिद और तारीखी तकरीब का इनेकाद किया गया है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से पहली बार इनकी खिदमत को बाज़ाब्त तौर पर सराहते हुए इजाज़त से नवाजा गया। इस तकरीब की क़ियादत कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादरी ने की, जिसका मकसद मसाजिद में खामोशी से अंजाम दिए जाने वाले दीनी व समाजी खिदमत को तस्लीम करना और मज़ीद बेहतर कारकर्दगी के लिए हौसला अफजाई करना था। गन फाउंड्री के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनाक़िदा इस पुरबिखार तकरीब में तेलंगाना भर से तकरीबन 200 आइमा और मौतनीन को इनके नुमाया खिदमत और कारकर्दगी के एतराफ़ में अवार्ड्स पेश किए गए, जबकि मुक़र्ररीन ने इस इक़दाम को कम्युनिटी की तारीख़ में एक अहम संगमेल करार देते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स न सिर्फ मजहबी रहनुमाओं का हौसला बढ़ाते हैं बल्कि माशरे में इनकी किरदार को भी उजागर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप बारहा ये बात सुन रहे थे कि हमारी रियासत तेलंगाना की पहली और मुनफरिद ऐसी तकरीब आज यहाँ पर मुनक़िद हुई है जो आज तक कभी ऐसी तकरीब मुनक़िद नहीं हुई। यानी हमारे रियासत तेलंगाना के ऐसे अइम्मा मौज़नीन जो एक ही मस्जिद में 25 साल से 50 साल तक खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और ये हमारी सितम ज़रीफ़ी है कि हम ऐसे मुखलिस दीनी और मिली खिदमत करने वालों को हम मुसलसल जो ना नज़रअंदाज करते आए हैं। आप देखिए, हमारे हर शोबे हयात में नुमाया कारकर्दगी पर अवार्ड दिया जाता है, तहनीत दी जाती है, इतराफ़ खिदमत उनका किया जाता है, उनको नकदी भी दी जाती है। तो यहाँ नकदी देना तो बहुत दूर की बात है, इनके खिदमत का एतराफ़ भी नहीं किया जाता, इनको कोई तहनीत भी नहीं दी जाती। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने एक अहम कदम उठाते हुए हमारे रियासत तेलंगाना के हर ज़िले के और देहात के मंडल्स के तमाम तेलंगाना स्टेट को हमने वहाँ पर हमने मालूमात की, वहाँ से लोगों को जो ना बुलाया है। और आज देखिए, हमारा ये मीडिया प्लस आज तंगदामनी का शिकवा कर रहा है। दोनों हाल बिल्कुल भरे हुए हैं, बाहर भी जो ना ठहरे हुए हैं। एक अजीब माहौल है यहाँ पर, एक से बढ़ के एक आलिम दीन है, हुफ़ाज़ किराम है, क़ारी है, मौलवी है, इमाम है, हाफिज़ है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके बहुत काम आते होंगे कि एक ही वक्त में इतने कौम के बावखार शख्सियतें जो है ना एक परचम तले जमा हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 200 अइम्मा मौज़नीन को हमने अवार्ड पेश किया है, उनको तहनीत पेश की है, और सफ़ा बैतुल माल मेंबर मेहराब की जानिब से उनको एक तोहफ़ा भी जो है ना पेश किया गया है। ये हमारी एक हक़ीक़ी सी कोशिश है। हम ये अइम्मा मौज़नीन के शाया निशान हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके खिदमत का एतराफ़ करने के लिए और आवाम में हम ये शऊर बेदार करना चाहते हैं कि आप गाजर मूली की तरह अइम्मा मौज़नीन को मस्जिद से मत निकालिए, आप उनकी कदर कीजिए आप, और जो जितना ज़्यादा वक्त तक खिदमत अंजाम देंगे वो अवाम के लिए जो ना फ़ायदा मंद होगा, महल्ले के लिए फ़ायदा मंद होगा। आज हमारी ये तकरीब एक मुनफरिद तकरीब है। जीएचएमसी की फूड सेफ्टी विंग की जानिब से सारे शहर में कई मुकामात पर अचानक धावे करते हुए सेहत व सफाई के इक़दामात का जायजा लिया गया और सामान की जांच भी की गई। जीएचएमसी के शोबे की जानिब से शहर में तकरीबन 18 मुकामात पर यह कार्रवाई की गई। खास तौर पर इन मुकामात को तरजीह दी गई जहां ज्यादातर छोटे बच्चे खाने पीने की अशिया खरीदे जाते थे। ये खाने पीने की अशिया मुकदमा के मकामात पर स्कूल के करीब की दुकानें, प्ले जोन्स, जीएचएमसी पार्क्स और बेकरीज वगैरह थी जिनका जायजा लिया गया। जीएचएमसी ने बताया कि पार्क्स, स्कूली इहाते, फूड कोर्ट्स और बेकरीज वगैरह की जांच की गई। इस मौके पर इन दुकानों के मालिकान और ताजरीन को हिदायत दी गई है कि वो सेहत व सफाई का खास ख्याल रखें, फूड सेफ्टी पर तवज्जो दें, खाने पीने की नाक़िस अशिया फरोख्त ना की जाएं, इनके ज़ख़ीरा अंदोज़ी में भी मुद्दत का खास ख्याल रखा जाए, अपने हाथों में सफाई और ख़ास तवज्जो दी जाए और ग़िज़ाई अशिया का सारा रिकॉर्ड भी महफूज रखा जाए।
मुशीराबाद के इलाके भोलकपुर में कल रात देर गए एक प्लास्टिक के गोदाम में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। आग के शोले काफी बुलंदी तक उठ रहे थे और मुकामी अवाम में खौफ की लहर पैदा हो गई थी। अतराफ के मकानात से लोग खौफ के आलम में बाहर निकल गए और महफूज मुकामात को मुंतकिल हो गए। सारे इलाके में कशफ धुआं फैल गया। आग ने अतराफ के स्क्रैप गोदामों और रिहायशी मकानात को भी मुतासिर किया था। इत्तला मिलने पर 10 फायर इंजन वहां पहुंच गए और उन्होंने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कहा गया है कि आग लगने के वक्त प्लास्टिक गोदाम में 2 अफराद मौजूद थे और इनकी सेहत मुतासिर हो गई, जिसके बाद उन्हें दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। बताया गया है कि 5 मकानात और 2 गोदाम इस वाक़े में मुतासिर हुए हैं और पुलिस की भी भारी जमात वहां पहुंच गई थी और वहां जमा होने वाले हुजूम को काबू में किया गया। आग लगने की वजूहात का पता चल सका है। सुबह के अव्वलिन सातों में आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर के ऊपरपल्ली में वाक़ एक प्राइवेट स्विमिंग पूल में पेश आए अफसोसनाक वाक़े ने शहर में गम की फजा कायम कर दी, जहां आसिफ नगर के रिहायशी 18 साला नौजवान मोहम्मद कासिम पाशा डूबकर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक नौजवान अपने दोस्तों के साथ SYR स्विमिंग पूल में स्विमिंग के लिए आया था, ताहम इसकी लाश बाद में पानी में तैराती हुई मिली और करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। वाक़े के बाद अहले खाना और मुकामी अफराद ने स्विमिंग पूल इंतजामिया पर संगीन लागफलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि ना तो लाइफ गार्ड मौजूद थे और ना ही मुनासिब हिफाजती इंतजामात, जबकि बरवक्त रेस्क्यू भी नहीं किया गया। इत्तला मिलते ही मजलिस कारपोरेटर जफर खान और हुसैनी पाशा मौके पर पहुंच गए। पुलिस को तलब किया गया और स्विमिंग पूल को सील करवा दिया गया, जबकि लाश को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया दिया है, जबकि अवाम ने शहर के तमाम स्विमिंग पूल्स की फौरी जांच और सख्त ज़वाब्त नाफिज करने का मुतालबा किया। मेरा दोस्त 6 बजे 6 साढ़े 6 को आए थे। दोस्त का नाम मोहम्मद काजिम है, मेरा नाम मोहम्मद समीर है। दोनों आए तो हम ना स्विमिंग पूल में गए। अंदर जाके टिकट विकेट लेके अंदर गए। उन्होंने चेकिंग करे, खाली टिकट लेके रख लिए। अंदर उतरे, स्विमिंग स्विमिंग करके जर्रा भाई हमारे फ्लो में किधर चल गए थे कि कोई फ्लो में चल जाते ना तो वैसा चल गए। उन्होंने जाते कि उन्होंने डूब गए तो उनको कोई निकालने वाला नहीं है, लाइफ गार्ड नहीं है, कोई भी नहीं है। उनको अंदर 20-25 मिनट अंदर ही थे। उन्होंने 20-25 मिनट अंदर थे और कोई निकालने वाले नहीं है। हमारे साथ के जो भी थे ना, जो उन्होंने बोले पैर कोई लग रहे मेरे को, पैर को बोले तो उन्होंने देख के तो क्या बच्चा है नीचे। मैं बोला भाई मेरा भाई नहीं मिल रहा, आधे 1 घंटे से ज़रा देखो ना भाई कौन है की बोले तो ना। फिर देखे नीचे झांक के देखे तो बच्चा है। फिर उसको दिखाले के बाद तो ज़रा दूसरे लाइफ गार्डों को बोल रहा हूँ, पीछे थे हमारे, तो उनको बोल रहे ज़रा भाई निकालो बोले तो उन्होंने उठ के भाग गए। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लोगों को, कुछ भी नहीं है। उन्हें भाग गया उल्टा। हमला निकाल के फिर उनको देखे तो वहीं 20-25 मिनट उन्हें क्या बोल रहे ले भाग जाओ, चल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जल्दी निकलो बोल के लेके भगा दे रहे थे बच्चे को। फिर हमला हमारे भाई थे एक, उन्होंने फ़ोन करके बुलाए जफर खान साहब को, रहमत बेग साहब को, तो दूसरों को 2 घंटे थी हॉस्पिटल को हॉस्पिटल 2 कदम पे लेके आके आधा 1 घंटा वहाँ रख लिए बच्चा और जल्दी एक्शन लिया तो बचता था। और अंदर कुछ भी है भी नहीं, चीज़ें नहीं है, एक्सेसरीज नहीं है कुछ भी, अंदर कुछ भी नहीं है एक्सेसरीज। कोई पंप लेने वाली मशीन नहीं है उसमें, करंट देने वाली मशीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। करते थे ना उन लोग हादसा बता के लेके यहाँ नहीं हुआ बोले उन लोग बोल दे रहे मिर्जा रहमत बेग साहब MIM पार्टी के MLC है, अंदर ही बच्चा मर गया। किशनबाग कॉर्पोरेटर को भेजे, हुसैनी पाशा साहब को, जफर खान मल्लापल्ली कॉर्पोरेटर साहब को भेजे। तो ये इतनी जिद्दोजी हुई बच्चे के साथ। नहीं तो मेरे को इंसाफ होना, ये स्विमिंग पूल बंद हो जाना मेरे को, ये होना ही नहीं। और बच्चा एक बच्चा था सिर्फ कमाने वाला घर वालों को, और वो बच्चे का जिम्मेदार बच्चा था, वो भी घर का, उसका बड़ा बेटा था वो घर का, वो भी। अब उसका मेरे को कुछ भी होना उसके बदल 1 करोड़ रुपए होना मेरे को उसके यहाँ से। पूछे तो क्या जवाब दिया हॉस्पिटल वाले? नहीं डेड डेवल के बोल दे रहे, डेड डेवल के बोल रहे। स्विमिंग पूल वाले चल जाओ यहाँ से, निकलो जल्दी उठा लेके भागो, चल जाओ यहाँ से बोल के बोल रहे। आ जाता है बोल के भिजा दे रहे थे लोग मेरे को, भिजा दे रहे थे। तो मैं फिर भी रुके, भैया बोले रुको नया उठाना यहाँ से। मिर्जा भाई साहब बोले मेरे को, तो हमारे सियासी पार्टी वाले बोले हम लोगों को। సాయంత్రం 6 to 7 మధ్యలో మహమ్మద్ కాజిం పాషా అనే అతను ఆసిఫ్ నగర్ జిల్లా లిమిట్స్లో ఉంటాడు.
మన ఏరియాలో స్విమ్మింగ్ పూల్ అని తెలిసి ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అతనికి ప్రాపర్గా స్విమ్మింగ్ వచ్చో రాదో తెలియదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ సీసీ కెమెరాలు వెరిఫై చేస్తే ఎవరి మిస్టేక్ అనేది తెలుస్తుంది. అతను వల్ల పడి చనిపోవడం జరిగింది. తర్వాత ఎదురుగా ఉన్న హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేస్తే అప్పటికే బ్రాడ్ డెడ్ అయ్యిండు. ఎవరు ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ పూల్ ప్రాపర్గా ప్రికాషన్ తీసుకోకపోతే అతని మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. స్విమ్మింగ్ పూల్కి పర్మిషన్ ఉందా సార్? అంటే స్విమ్మింగ్ పూల్ పర్మిషన్ ఇచ్చేది జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వెరిఫై చేస్తారు. మనం దానికి వెరిఫై చేయడానికి మాకు రైట్ లేదు. రేపు ఒకసారి ఓనర్ని పిలిపించి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా లేవా, దాని కెపాసిటీ ఎంత, ఎట్ ఏ టైం ఎంతమంది స్విమ్మింగ్ చేయొచ్చు అనే డీటెయిల్స్ నేను కలెక్ట్ చేసి జిహెచ్ఎంసీ లెటర్ రాసి ఇలా తప్పు ఉంటే డెఫినెట్లీ దీని మీద చర్య తీసుకొని చూసుకుంటారు. ఆల్రెడీ నేను వచ్చేసరికి పబ్లిక్ గ్యాదర్ అయ్యి అన్ని చెక్ చేసేందుకు టైం లేదు. లోపల సీసీ కెమెరాలు అయితే రన్ ఉన్నాయి, అంతా కూడా రికార్డ్ అయింది. బేసింగ్ ఆన్ సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ దాని ప్రకారం నేను జిహెచ్ఎంసీకి లెటర్ రాసి వాళ్ళ మీద డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ప్రికాషన్స్ ఫాలో తీసుకోకపోతే యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఉండాల్సిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. మనం ఏంటంటే దాని కెపాసిటీ ఎంత ఉన్నది, స్విమ్మింగ్ పూల్ కెపాసిటీ ఎంత, ఎట్ ఏ టైం ఎంతమంది కొట్టవచ్చు, ఈరోజు ఈవినింగ్ పూట దాని కెపాసిటీకి మించి ఏమన్నా పబ్లిక్ స్విమ్మింగ్ చేసినట్టయితే జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళకి లెటర్ రాసి లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేయడం జరుగుతుంది. టైమింగ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయా సార్? ఎంత నుంచి ఎంత నడపాలని? టైమింగ్ అనేది మార్నింగ్ 7 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా నడిపించవచ్చు. నాకు కూడా ప్రాపర్గా తెలియదా, జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. యాక్చువల్లీ మేము పోలీసులోకి వచ్చి చెక్ చేయడానికి కూడా ఇటు రైట్ లేదు దీనికి. అట్లా गोशा महल के इलाके में एलपीजी सिलेंडर्स की रीफिलिंग के गैर कानूनी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए इस सिलसिले में पुलिस ने 5 मुलजिमान को हिरासत में लिया है। 5 मुलजिमीन ए साई कुमार, डी विनीत कुमार, डी प्रवीण कुमार, एम अमित कुमार और पी गणेश एलपीजी सिलेंडर से दूसरे छोटे सिलेंडर्स में गैस गैर कानूनी तौर पर रीफिलिंग करने का रैकेट चला रहे थे। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर से गैस में गैर कानूनी तौर पर कमी भी की जा रही थी। एक कमर्शियल सिलेंडर का वजन कम महसूस होने पर किसी ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसका जायजा लेने के लिए दौरान गैर कानूनी रीफिलिंग के रैकेट को बेनकाब किया जा सका। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है और 6 HP घरेलू सिलेंडर्स, कमर्शियल सिलेंडर्स और 12 छोटे सिलेंडर्स जब्त किए गए। मुलजिमीन को हिरासत में लेकर तहवील में भेज दिया गया। हैदराबाद के इलाके पहाड़ी शरीफ के तहत जलपल्ली में आज पीर के रोज एक खौफनाक हादसा पेश आया, जब एक शेड में रखा ऑक्सीजन टैंक जोरदार धमाके से फट पड़ा, जिसके नतीजे में कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए, जबकि करीबी मकीनों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक ये शेड छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रिफिल करके हॉस्पिटलों और दीगर इदारों को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था कि अचानक धमाका हुआ, जिससे करीब मौजूद मैकेनिकल वर्कशॉप का कुछ हिस्सा भी मुनहदम हो गया और वहां खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों में 2 वर्कशॉप मुलाजमीन और 2 ऑक्सीजन सप्लाई से वाबस्ता कारकुन शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई जांच के मुताबिक किसी की हालत जानलेवा नहीं बताई जा रही है, ताहम धमाके की शिद्दत के बायस कई घरों की छतों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस और इमदादी टीमें मौके से पहुंचकर सूरत-ए-हाल पर काबू ले चुकी है। वाक़या की मुकम्मल तहकीकात जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। आदिलाबाद में किसानों के लिए एक अहम पेशरफ्त के तहत ज़िरई मार्केट यार्ड में जवार की खरीदारी मरकज़ का बाज़ाब्त तौर पर आगाज़ कर दिया गया। मरकज़ का इफ्तिताह रुकने असम्बली पायल शक्कर, मार्केट कमेटी के चेयरमैन बोरंचू श्रीकांत रेड्डी और म्युनिसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। तकरीब के दौरान किसानों की हौसला अफजाई करते हुए बताया गया कि हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा कम अज कम इमदादी कीमत के तहत जवार 3699 रुपये फी क्विंटल खरीदी जाएगी, जिससे किसानों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। इस मौके पर पायल शंकर ने बाद सियासी अनासिर पर किसानों के मसाइल को सियासत का निशाना बनाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत किसानों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा है और हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो सरकारी खरीदारी मराकज़ से भरपूर फ़ायदा उठाएं। उन्होंने मज़ीद यकीन दहानी करवाई कि चने की बाकी मानंद फसल की खरीदारी के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे और वाज़े कहा गया है कि महाराष्ट्र से आने वाली फसल को इस अमल में शामिल किया जाएगा। हुक्काम ने किसानों को मशवरा दिया कि वो मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक अपनी पैदावार में मराकज़ तक पहुँचे और किसी भी मसले की सूरत हाल में फौरी तौर पर इत्तला दें और बर वक्त हल मुमकिन बना जा सके। చెప్పడం జరిగింది అటువంటి పుకార్లని నమ్మాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, కానీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పంటని సాధ్యమైనంత తొందరగా మార్కెట్కు తీసుకొచ్చి అమ్ముకునే ప్రయత్నం చేయండి.
రేపో ఎల్లుండో మొక్కజొన్న కొనుగోలు కేంద్రాలు మూసేస్తున్నట్టు కొంత ప్రచారం జరుగుతున్నట్టు సమాచారం వచ్చింది. అది అవాస్తవం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు. ఇంక అటువంటి సమాచారం మాకు ఏమీ లేదు. రేపు ఎల్లుండి వారం 10 రోజులు ఇంకెప్పటి వరకు వచ్చినా కూడా 15 రోజుల లోపల ఈ మొక్కజొన్న అంతా కూడా కొంటామని చెప్తా ఉన్నారు. కానీ తొందరగా మన ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి పంటని మాత్రం మార్కెట్కి తీసుకొచ్చి అమ్ముకుంటేనే టార్గెట్ ఏదైనా కింద మీద అయినా కూడా కొంత ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. రైతులు ముఖ్యంగా ఒకటి గమనించాలి. ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. తొందరలోనే మనకు షెడ్యూల్ వస్తాయి. ఇంకా షెడ్యూల్ రాలేదు. కొనుగోలు ఈ మొత్తం షెడ్యూల్ వస్తాయి. వచ్చిన వెంట రైతులు తొందరగా కూడా పడకుండా మెల్లిగా షెడ్యూల్ ప్రకారం అమ్ముకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఏదైతే రైతులకు సమస్యలు ఉన్నా కూడా నా దృష్టికి తీసుకొచ్చినట్లయితే నేను ఒక రైతు బిడ్డగా నాకు అన్ని సమస్యలు తెలుసు కాబట్టి ఒకటి మొత్తము తీర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఏ సమస్యలు ఉన్నా కూడా మా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ ద్వారా మా వ్యవసాయ మినిస్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఏ సమస్య ఉన్నా తీర్చడానికి కృషి చేస్తానని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। बड़ा इजाफा घटाकर कम किया, हज किराया बहरान पर हुकूमत की वजाहत। यूनियन मिनिस्टर रजीजियो ने कहा हज किराया इजाफा 400 से घटाकर $100 किया गया। एयरलाइन से मुज़ाकिरात की कही बात। तलबिया की गूंज में आज़मीन हज के पहले काफिले की रवानगी। हज हौज में रूह परवर मनाजिर। मोहम्मद अजहरुद्दीन और मौलाना खुसरो पाशा ने काफिले को झंडी दिखाई। गौरक्षक कानून अपने हाथों में ना लें। बकर ईद से पहले हैदराबाद पुलिस की सख्त वार्निंग। खुद कार्रवाई करने वालों पर FIR दर्ज। अमन व अमान बरकरार रखने खुसूसी टीमें तैनात। कांग्रेस सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर रही। KTR का इल्जाम, संगारेड्डी जेल में पार्टी लीडर करशांक से की मुलाकात कर CCTV और फोन्स को हैक करने का भी लगाया इल्जाम। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में अफसोसनाक हादसा, 18 साल नौजवान डूबकर जाँ बहक। स्विमिंग पूल में मुबैना गफलत, लाइफ गार्ड न होने पर सवालात। इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।